चैप्टर है हमारा लाइट चैप्टर, क्लास 10th का, है ना। और ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में क्या है ना। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। देखो सबसे पहले हमें ये हमें बताया जा रहा है कि हाउ डू वी सी द ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। अब बोलोगे सर लाइट होती है तभी तो हम लोग देख पाते हैं ऑब्जेक्ट को, अगर लाइट नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाएंगे, है ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लेना चाहूंगा। जैसे मान लो एक क्या कहते हैं कोई डार्क रूम है, लेट्स सपोज एक ये बेटा डार्क रूम है ना, बहुत ही फेमस एग्जांपल है। ये मान लो एक कोई सा आपका डार्क रूम है, ठीक है, इसमें पूरे में अंधेरा मचा हुआ है और इसमें एक चोर बैठा हुआ है ना। इसमें एक जो है वो चोर बैठा हुआ है ना। ये एक तुम्हारा जो है वो चोर बैठा है ना। और यहां पर आप हो, है ना, यहां पर आप हो। अब आप बताओ कि आप इस चोर को देख पाओगे या ये चोर आपको देख पाएगा। ये पूरा डार्क रूम है, यहाँ पे उजाला बिल्कुल भी नहीं है और आप जो है वो सनलाइट में खड़े हो, उजाले में खड़े हो, ठीक है। यानी ये चोर ये आपको अच्छी तरीके से देख पाएगा, लेकिन आप इस चोर को नहीं देख पाओगे। हम लोग देखते किसके हेल्प से हैं, लाइट के रिफ्लेक्शन की हेल्प से देखते हैं। जब लाइट किसी चीज पे पड़कर वापस हमारी आंखों तक पहुंचती है तभी हमें वो चीज विजिबल होती है, अदरवाइज वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, व्हेन लाइट रे, जब कभी कोई लाइट यानी प्रकाश की किरण किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है एंड बाउंस बैक टू आवर आईज, और हमारी आंखों तक वो वापस आती है ना, उस टाइम को, उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम लोग बोल सकते हैं कि हमने ये ऑब्जेक्ट देखा है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका दिमाग थोड़ा सा हो सकता है घूम जाए, क्योंकि आज तक जिस चीजों को आपने जिस नजरिए से देखा है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका नजरिया जो है वो टोटली बदलने वाला है, ठीक है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, समझिएगा, ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये कह रहे हैं, है ना भाई साहब, हमें ये कह रहे हैं कि व्हेन लाइट फॉल्स, अगला ये पढ़ना है, वी कैन नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क रूम, है ना। किसी भी डार्क रूम में हम कोई चीज नहीं देख पाते। अभी हमने दिखाया आपको, डार्क रूम था तो आप चोर को नहीं देख पाए। अगर डार्क की जगह लाइट रूम होता तो आप चोर को आसानी से देख सकते थे, ठीक है। कह रहा है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स, ऑब्जेक्ट वापस करता है उस लाइट को, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स इट, लाइट को वापस करता है। व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रीच योर आईज वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। यानी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये जब आपकी आंखों तक पहुंचती है, रिफ्लेक्टेड लाइट जब आपकी आंखों तक पहुंचती है तभी आप क्या कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, अदरवाइज आप उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाओगे। मेरी बात आ रही समझ में। यानी अगर कोई रिफ्लेक्टेड लाइट है वो आपकी आंखों तक पहुंच रही है तभी आप उसको देख पाओगे, अदरवाइज आप देख नहीं पाओगे। मैंने थोड़ी देर पहले एक चोर के एग्जांपल से इसको जो है वो समझ लिया है। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला लिखा हुआ है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है चलना, ट्रांसमिट होना, ट्रांसफर होना, है ना। ट्रांस का मतलब होता है पार। आपने सुना होगा, बोलते ना सर इनका ट्रांसफर हो गया, तो ध्यान देना ट्रांस का मतलब होता है पार। पार का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसफर मतलब किसी पोजीशन से हट जाना, दूसरे पोजीशन पे चले जाना या जगह चेंज कर लेना, ट्रांसफर होता है उसको, ठीक है। तो ध्यान देना ट्रांसमिशन, वी कैन सी थ्रू, वी कैन सी थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। बेटा ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, हाँ, जो ऑब्जेक्ट के हम लोग एक से दूसरे साइड में देख सकें। जैसे मान लो ये हमारे पास चश्मा है, स्पेक्टिकल्स है, तो इसका जो लेंस लगा हुआ है ये ट्रांसपेरेंट है या ओपैक है। अब वो लोग सर ट्रांसपेरेंट है, इसके हम लोग आर पार देख सकते हैं। लेकिन अगर वही हम लोग इस रिमोट की बात करें कोई, क्या ये ट्रांसपेरेंट है, नहीं है ना। क्यों, क्योंकि लाइट की जो रे है वो इसके आर पार नहीं हो रही है। यानी अगर हम लोग कोई चीज देख पाते हैं तो सिर्फ क्या देख पाते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडिया, ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेट सपोज एयर है, एयर ट्रांसपेरेंट है तो हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हो। यही अगर कोई दीवार के उस साइड में खड़ा हो, क्या आप उसे देख पाओगे, क्यों, क्योंकि दीवार ट्रांसपेरेंट नहीं है ना। तो ध्यान देना, अब हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडिया से, यानी वो मीडिया कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है।
अब इसी ट्रांसपेरेंट पे एक बार क्या हुआ, अकबर ने बोला कि यार मेरी क्या कहते हैं बहुत ही खास रिश्तेदार हैं, वो बाहर से आ रहे हैं और मुझे अपना पूरा राज्य मुझे वो ब्लू यानी नीले कलर से पेंट कराना है, और जो सबसे कम पैसे में इसे पेंट कर देगा, है ना, उसे मैं बहुत ज्यादा सा इनाम दूंगा, या मुझे पूरा जो राज्य है उसको नीला कराना, हर एक चीज, अगर मुझे कोई जानवर भी दिखाई दे वो भी नीला दिखाई दे, या लाल दिखाई पड़े, जो भी इनको कलर चाहिए वो दिखाई दे, अगर मुझे सड़क दिखाई दे वो भी दिखाई पड़े। अब सारे लोग आपस में बैठ के बात करने लगे, भाई ये कैसे पॉसिबल है, हम लोग चलो हर चीज पेंट कर देंगे, कोई जानवर मान लो भाग करके आ गया, वो सफेद दिख रहा है, तो अकबर तो गला काट देंगे, उस टाइम में गला काटना ही चलता था, सबसे कॉमन सजा होती थी गला काट देना। सारे लोग बैठ करके बात करने लगे, बीरबल गया, बीरबल ने बोला भाई देखिए मैं आपका काम कर सकता हूँ। बोले खर्चे कितने आएंगे? बोले बस सोने की 2 मोहरें, बस सोने की 2 मोहरें लगेंगी और आपका काम हो जाएगा। अकबर चौंक गए, अरे इतने बड़े राज्य को कलर करने के लिए आपको सिर्फ सोने की 2 मोहरें लगेंगी? बीरबल बोला बहुत है सरकार, 2 मोहरें बहुत है, आप कितने लोग आ रहे हैं? बोला बस 2 ही लोग आ रहे हैं, एक रिलेटिव है और फिलहाल तो हम हैं। बोला ठीक है, सोने के 2 मोहरें। तो जिस दिन उन्हें मतलब पेंट करना था, जिस दिन उन लोगों को देखना था, उस दिन बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने बढ़िया बढ़िया से 2 कलरफुल नीले कलर के जो है वो चश्मे लगा दिए, किसके आंखों पे? हमारे अकबर भाई साहब के आंखों पर और उनके जो रिश्तेदार आए थे उनके आंखों पर। अब बताओ अगर वो चश्मा ट्रांसपेरेंट ना होता, ओपैक होता, इसकी तरह होता, तो क्या अकबर को कुछ दिखाई देता? नहीं दिखाई देता ना। वो था कैसा? ट्रांसपेरेंट, यानी आर पार दिखने वाला, तो अकबर को सारी चीजें दिख रही थी। अभी मान लो ये चश्मा है, मुझे आर पार सब दिखाई दे रहा है, आपको मैं दिख रहा हूं, मुझे आप दिख रहे हो, अभी इसी का कलर में बदल देता, मान लो इसको हम रेड कर देते, तो आपको हम किस कलर में दिखाई पड़ते? रेड कलर में। या हमें आप किस कलर में दिखाई देते? रेड कलर में। मतलब हम ये जो चीज देख रहे हैं ना बेटा, ये और कुछ नहीं, बस खाली मीडिया है। मीडिया मतलब हम किस तरह से आपको देख रहे हैं। लाइट एक प्रकार का मीडिया या लाइट एक प्रकार का मीडियम है जिसके तहत हम आपको देख पा रहे हैं। अभी लाइट कलर कर दी जाए, जैसे डिस्को वगैरह में ब्लू कर दी जाती है, तो सब चीज कैसे दिखाई देती है? ब्लू दिखाई देती है। रेड कर देते तो कैसे दिखाई देती है? रेड दिखाई देती है। तो लाइट इज अ मीडिया। लाइट एक प्रकार का मीडिया है। मीडिया का मतलब है माध्यम है जिससे हम लोग चीजों को क्या देख मतलब कर सकते हैं, चीजों को हम लोग देख सकते हैं। आपको इसकी थोड़ी सी अगर अपर डेफिनेशन पता करनी है तो आप ऐसे पता कर सकते हो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है विच मेक सेंसेशन, जो हमारे आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, टू सी द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को देखने के लिए, है ना। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक प्रकार की एनर्जी होती है जो हमारे आंख में सेंसेशन पैदा करती है कि हम लोग किसी चीज को जो है वो देख सकें। लेकिन मीडियम कैसा होना चाहिए बेटा? ट्रांसपेरेंट। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो हम लोग किसी चीज को देख नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल, आप रूम के बाहर नहीं देख पा रहे हो, इधर उधर नहीं देख पा रहे हो, है ना। क्यों? क्योंकि ये दीवारें जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये अगर शीशे की दीवार लगी होती तो हाँ, यू कैन इजिली सी थ्रू बाय देम, उसके आराम से आप तहत दे सकते हो बाहर क्या चल रहा है। ठीक है, समझ गए। फिर कह रहा है बिकॉज लाइट इज आर ट्रांसमिटेड थ्रू देम, है ना, क्योंकि लाइट उनसे ट्रांसमिट यानी पार होकर के जाती है। इस लाइट लड़के आपके आंखों में लौट आ रही होगी तो आपको चीजें उतनी सही दिखाई नहीं पड़ रही होंगी। अब चश्मे हैं, अब चश्मे से लाइट एंट्री करी और एंट्री करके पार हो गई तो आपको चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन दीवार से, इससे, हर चीज से लाइट जो है लड़ करके वापस आ जा रही है तो आपको चीजें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहे हैं कॉमन ऑप्टिकल फिनोमेना। कुछ कॉमन हमारे ऑप्टिकल फिनोमेना होते हैं, जैसे इमेज फॉर्म बाय मिरर, जो इमेज मतलब मिरर के जरिए बनाई जाती है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना, द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष का बनना, है ना, एंड बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द मीडियम। इनमें से आपने कितनी चीजें देख रखी हैं रियल लाइफ में? एक तो आपने तारों का टिमटिमाना देखा नहीं होगा, बस आपने सुना होगा और आपने महसूस भले किया हो। आप आसमान में सो रहे हो, एक तारा इधर चमक रहा है, एक तारा उधर चमक रहा है, एक तारा उधर चमक रहा है, कभी बादल आ जा रहे हैं, आपने देखा जरूर होगा।
महसूस जरूर किया होगा लेकिन आप जान नहीं पाए होगे कि व्हाट इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तारों का टिमटिमाना, जलना बुझना, इसको क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये भी लाइट का फिनोमिना है, ठीक है। वो हम लोग जब रिफ्रैक्शन बात करेंगे तो बात करेंगे कैसे तारे जलते और बुझते रहते हैं, है ना। हाँ, ये जरूर आपने देखा होगा, रेनबो, मेकिंग ऑफ रेनबोज। रेनबो का बनना भी लाइट का एक फिनोमेना है। हाँ, आपने बेंडिंग ऑफ लाइट भी देखा होगा। पानी में अगर आप पेंसिल ऐसे डाल दो तो पेंसिल ऐसा लगता है आधी जो है टूट गई है, आधी थोड़ी दूर हो गई, ठीक है। वो भी हम लोग फिनोमेना करके देखेंगे। तो ये सब किसके फिनोमेना है? ये सब हमारे लाइट के फिनोमेना है, लाइट से काम होते हैं, ठीक है। अगला बेटा, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट चलती कैसे है? कह रहा है लाइट जर्नली appears to travel in straight line। आपसे कोई पूछे कि सर लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, बोलो यस, बोलो कि कैसे प्रूव करिए सर लाइट स्ट्रेट लाइन में कैसे चलती है, बताओ। है आपके पास कोई प्रूफ कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है? क्या आपने कभी इसको लाठी लेके ऐसे चलते हुए देखा, सीधे जा रही है, मुड़ी नहीं कहीं पर, देखा है? आप बोलो सर मेकिंग ऑफ शैडोज, परछाई का बनना, है ना। जैसे मान लो रिमोट है, अब इधर से अगर लाइट आ रही है ना, ये रिमोट है, अब रिमोट का जो शैडो है वो मेरे हाथ पे बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि लाइट जो आ रही है, अब ये ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, लाइट यहां से लड़ करके कुछ वापस हो गई, लेकिन जो इसके एज है यहां से लाइट तो जो है वो जा रही है। तो जहां से लाइट जा रही है मेरे हाथ पर, वहां लाइट पहुंच करके उजाला यानी थोड़ा सा लुमिनस दिखाई देगा। और जितने लाइट को ये रोक दे रहा है उतना कैसे दिखाई देगा? अंधेरा अंधेरा पार्ट दिखाई देगा। इसी को तो हम लोग बोलते हैं परछाई का बनने से सन ऐसे आता है आपके साइड में। तो जहां तक आपकी बॉडी सनलाइट को रोक लेती है वहां तक तो परछाई बनती है, और आपकी बॉडी के एज से जो लाइट निकल जाती है वो आपको विजिबल होती है। तभी तो क्या कहते हैं? परछाई का बनना, है ना, मेकिंग ऑफ शैडोज। इस बात का एग्जांपल है कि लाइट हमेशा कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है ना। अ लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कैसे बताओगे? मेकिंग ऑफ शैडोज, परछाई के बनने के फिनोमेना से आप बता सकते हो कि हाँ सर लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। ओके, डन। ठीक है, तो भैया ये है। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ये 11th क्लास में जब हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ेंगे, 9th में तो फिलहाल मोशन चैप्टर है, लेकिन 9th में कैसे पढ़े कैसे नहीं मैं नहीं जानता। 11th क्लास में जब आप पढ़ोगे मोशन चैप्टर तो उसमें रेक्टिलिनियर मोशन है, तभी आपको अच्छे से और डिफाइन किया जाएगा। फॉर अ स्मॉल सोर्स कास्टिंग अ शेप, है ना, शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनके कहने का मतलब है वही जो मैंने बताया है कि अगर किसी सोर्स लाइट निकल रही है तो वो किसी भी चीज का शेडो बना सकते हैं। मान लो टॉर्च है, आपने टॉर्च जलाया, कुछ लोग टॉर्च की रोशनी में हाथ से कुत्ता बिल्ली बनाते रहते हैं, देखा होगा, हाथ से कुत्ता बिल्ली बना दिया, घोड़ा बना दिया, या बहुत सारे शेडोज बना दिए, है ना, हैंड आर्ट उसे बोलते हैं। तो उसके माध्यम से यानी लाइट सीधी रेखा में चलती है ना। इसी तरह से हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट मतलब डेमो दिखा सकते हैं कि लाइट सीधे रेखा में चलती है। कैसे? मेकिंग ऑफ शैडोज। उसकी क्या बनती है बेटा? परछाई बनती है। क्या बनती है बेटा? शैडो बनती है, ठीक है। तो इससे आप बता सकते हो कि हाँ लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। ओके, अगला अगला कह रहा है द डुअल नेचर ऑफ द लाइट। अब पता है बहुत सालों तक एक बात ये बहस का मुद्दा बनता रहा कि लाइट का नेचर कैसा है ना, लाइट का नेचर कैसा है? क्या ये वेव नेचर है या ये पार्टिकल नेचर है? समझना, बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बहस हुई इसके पीछे कि लाइट का नेचर क्या है, क्या ये वेव नेचर है या ये पार्टिकल नेचर है। वेव नेचर का मतलब होता है लाइक वेव्स, तरंगों के जैसे चलती है। पार्टिकल्स का मतलब होता है कि लाइट में छोटे छोटे क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बातें रखी, कुछ ने कहा वेव नेचर है, कुछ ने कहा नहीं पार्टिकल नेचर है। बहुत बहुत इस पे बहस हुई, कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स भी करके दिखाए कि वेव और पार्टिकल है। एट लास्ट सब लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि लाइट हैव डुअल नेचर। लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, वेव एज वेल एज पार्टिकल, वेव भी और पार्टिकल भी। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, बस सनलाइट को देखना है। सनलाइट हमारे अर्थ के बाहर से आती है, मान लो ये सन है और ये हमारा अर्थ है। सनलाइट हमारे अर्थ के बाहर से आती है। बेटा अर्थ के बाहर सिर्फ और सिर्फ वेव्स ही चल सकती हैं, क्योंकि वेव्स को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है।
और अर्थ के बाहर कोई मीडियम भी नहीं है। इसका मतलब ये यहां से यहां तक आई तो हमको क्या दिख गया, ये वेव नेचर की है। लेकिन हमारे अर्थ पर पहुंचते ही, मान लो आपने धूप में एक बाल्टी रख दी, वो बाल्टी थोड़े टाइम बाद गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स ने हमला किया, और हमला करने के बाद उससे अपने साथ और इलेक्ट्रॉन को अपने साथ निकाल लिया। उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। 12th में पढ़ोगे, बात की बात है। लेकिन उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो लाइट के साथ आए। इसका मतलब लाइट वेव नेचर भी और कैसा है हमारा, पार्टिकल नेचर भी है। तो जब बहुत बड़ी बहस हुई तो कंक्लूजन यही निकला कि लाइट है बोथ नेचर, लाइट के पास दोनों नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। यानी पार्टिकल नेचर के भी और कैसे होते हैं हमारे, वेव नेचर के भी होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, डुअल नेचर ऑफ लाइट। इसे हमें ब्रोगली साहब ने बताया था, और उन्होंने बोला, अब समझना लाइट चलती कैसे है बेटा। लाइट देखो, लाइट जो भी है हमारे पास में, ये एक एनर्जी के पैकेट के रूप में चलती है। लाइट ऐसे नहीं चलता एक पार्टिकल निकला हम तक आ गया, नहीं, लाइट एनर्जी के पैकेट के रूप में चलती है, और इसी पैकेट को बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं बेटा इसी पैकेट को, फोटोन। जैसे आपने देखा होगा ठेले पर चिप्स वगैरह लेकर के चलते रहते हैं, और कुछ चिप्स होते हैं वो दुकान पे पैकेट में बिकते हैं, है ना। तो जो दुकान में पैकेट पे बिकते हैं उस चिप्स के नाम होते हैं, जैसे लेयर्स हो गया, अंकल चिप्स हो गया, पहले आते थे, अब पता नहीं कौन कौन से चिप्स आते हैं, है ना। सबके अपने अपने नाम है, टकाटक का भी आता होगा, है ना, इन सबके चिप्स वगैरह आते होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, उनके नाम है। ऐसे ही जो लाइट चलती है फोटॉन्स के रूप में, इसका जो लाइट चलती है पैकेट के रूप में, इसका नाम हम लोगों ने रखा, दिस इज फोटोन। क्या रखा इसका नाम हम लोगों ने, फोटोन। कि ये क्या है हमारे पास में, फोटॉन्स है। यानी लाइट हमेशा बंडल के रूप में चलती है, एक साथ ग्रुप बना करके चलती है। द नेम ऑफ दैट ग्रुप इज फोटोन। उस ग्रुप का नाम क्या है बेटा, फोटोन है। मेरी बात आई समझ में। एक मैंने बात बताई, लाइट वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों नेचर की है। दूसरी मैंने बात बताई आपको कि जो लाइट है ये ग्रुप में चलती है, और उस ग्रुप का नाम क्या है, फोटॉन्स के रूप में चलती है। तीसरी बताई, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है। विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। बिना लाइट के हम लोग कोई भी चीज नहीं देख सकते हैं। चौथी चीज मैंने आपको बताई थी कि लाइट हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम से हमें दिखाई पड़ती है। हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हो, ये इस मीडियम का ही कमाल है। अब इस मीडियम की लाइट चेंज करके ब्लू कर दें तो आपको हम किस कलर में दिखाई पड़ेंगे, ब्लू। हमें आप ब्लू दिखाई पड़ोगे। रेड कर देंगे तो कैसे दिखाई पड़ेंगे, हम एक दूसरे को रेड दिखाई पड़ेंगे। आ रही बात समझ में। तो इट्स टोटली टोटली डिपेंड्स ऑन द आवर मीडिया। ये किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे मीडियम पे डिपेंड करता है। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रेक्शन मतलब इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है इन द पाथ ऑफ लाइट, लाइट के रास्ते में, बिकम्स वेरी स्मॉल, जो बहुत ही छोटा होता है। लाइट टेंड्स टू बेंड अराउंड इट, मतलब इसके साइड से जो है वो बेंड हो जाती है। एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे मान लो एक हमने टॉर्च लिया, है ना, एक हमने यहां पर ऐसे टॉर्च ले लिया बेटा, ठीक है, ये हम लोगों ने एक टॉर्च ले लिया। अब इस टॉर्च के सामने ऑप्शन ए मैंने एक इतना छोटा सा पॉइंट लगा दिया, और ऑप्शन बी मैंने कोई छोटा सा मैंने ऐसे टेडी बेयर रख दिया, ठीक। तो माउस लग रहा है, कोई नहीं, जो भी है। अब आप बताओ इस ए वाले का शैडो बनेगा या इस बी वाले का शैडो बनेगा, बी का बनेगा। क्यों? आप बोलोगे सर ये ए वाला पॉइंट तो इतना छोटा है कि इसके एज से लाइट क्या हो सकती है, बेंड होकर के जा सकती है। लेकिन टेडी बेयर खुद में सर इतना बड़ा है कि इसके एज से लाइट होकर के नहीं जा सकती है। तो शैडो सिर्फ उन चीज की बनेगी जहां से लाइट बेंड नहीं हो पाएगी। कोई छोटा सा पॉइंट है तो लाइट आराम से बेंड हो जाएगी, और देयर इज नो एनी शैडो इज मेकिंग, कोई भी शैडो पैडो नहीं बनेगा। मेरी बात आ रही समझ में आपको? ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है भैया कि अराउंड इंस्टेड ऑफ द वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, हेंस स्ट्रेट लाइन ट्रांसमिट, स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं
कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन अगर इसके रास्ते में कोई बहुत छोटा सा पॉइंट आ जाता है तो ये फिर अपना ऐसे बेंड भी हो जाती है, और जहां पर इसकी एक क्या कहते हैं डेफिनेशन को गलत बता दिया जाता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, हाँ सर चलती है, लेकिन इसके सामने अगर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो लाइट क्या हो जाती है, मुड़ भी जाती है। तो यहाँ पर सीधा इसका एक जो है वो बात गलत बता दी जाती है, हालांकि ये इसका नेचर ही है, ठीक है। अब कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, वेव थ्योरी को कैसे प्रूव किया गया है, टू एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ट्रीटेड एज वेव, है ना। मतलब बोला गया कि लाइट जो है इसको हम लोगों ने वेव की तरह ट्रीट किया। कई जगह पर हम लोगों ने देखा जैसे वेव व्यवहार करता है, बिल्कुल लाइट भी वैसे व्यवहार कर रहा है। वेव मतलब तरंग, है ना। अभी हम लोग आगे तरंग के बारे में सीखेंगे कैसे वेव व्यवहार करता है। बिल्कुल वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ये भी बिहेव करते हैं, मतलब अलग अलग वेव की तरह ये भी बिहेव करते हैं। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि आप अगर कोई भी चाय वगैरह बनाते हो, मान लो ये फ्राई पैन है बेटा, आप इसको अगर चूल्हे पे रखते हो, है ना, तो आपने देखा होगा इसके हैंडल भी गर्म हो जाती है। इसलिए हैंडल को नॉर्मल बनाए रखने के लिए इसके ऊपर प्लास्टिक या लकड़ी के हैंडल वगैरह लगाए जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इसको आप बोल सकते हो जैसे यहां से आपने हीट दिया तो ये हमारा एक कन्वेक्शन के तहत लाइट हीट यहां तक पहुंच गई। आप हीटर के बगल बैठे हो, आप दूर रहते हो, फिर भी आपके हाथों में गर्मी आती है। दैट इज द रेडिएशन मेथड ऑफ द हीट ट्रांसफर। तो सनलाइट से हमारे तक लाइट रेडिएशन मेथड से आती है, लेकिन बीच में कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसी तरह से लाइट को हम लोगों ने दोनों तरह से प्रूफ कर लिया कि ये वेव नेचर के भी होता है और कैसा होता है, पार्टिकल नेचर का भी होता है। तो वेव थ्योरी हो गई, और कौन सी थ्योरी हो गई बेटा, पार्टिकल थ्योरी। कह रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, यानी 1901 से लेकर के वेव थ्योरी प्रूव्ड, है ना, इनएडिक्वेट, इसको अपर्याप्त मान लिया गया। देखो वैज्ञानिक क्या करते हैं, एक वैज्ञानिक ने कुछ प्रूफ किया तो दूसरा जो साइंटिस्ट होता है उसके खलबली मच जाती है कि इसने कैसे प्रूफ किया, मुझे प्रूफ करना चाहिए, अब मैं इसको गलत प्रूफ करके तो अपनी थ्योरी दूंगा, है ना। यही चलता है हमारे इतिहास में, देखो लोग यही करते हैं बेटा, है ना। आगे चलकर दूसरे को गलत प्रूफ करते हैं, ये गलत है, वो गलत है, मेरा वाला ये थ्योरी जो है वो सही है ना। ये बात इसी के लिए थी बेटा, है ना। फॉर एग्जाम्पल फॉर एक्सप्लेनिंग लाइट्स, है ना, लाइट को एक्सप्लेन किया, है ना। इन ध्यान देना, ये कह रहा है यहाँ पर कि इन्होंने एक तरह से इंट्रैक्शन बताया विथ मैटर, कि लाइट जो है वो मैटर से संबंधित है ना। कोई मैटर, कोई द्रव्य, कोई पदार्थ, लाइट हमेशा एक पदार्थ से संबंधित है। लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। लाइट ऑफन बिहेव एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, है ना। स्ट्रीम का मतलब धारा, धाराओं की मतलब पार्टिकल्स की एक धारा चल रही, जैसे पानी बहता है ना, वैसे आपने देखा होगा कि गांव में या कहीं पे भी अगर घर है, एक छोटा सा ऐसे झरोखा खुला हुआ है, थोड़ा सा जगह खुला हुआ बाहर से अंदर की तरफ, और रूम में अगर अंधेरा है तो जो सनलाइट उससे निकल करके आती है उसमें देखो बहुत छोटे छोटे धूल के पार्टिकल्स होते हैं ना। तो कई लोगों ने बोला देखो धूल के पार्टिकल इसमें मौजूद है, वैसे आपको रूम में नहीं दिखाई देगा, अभी मान लो इतना उजाला है आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, लेकिन अभी रूम में अंधेरा करके एक छोटे से सोर्स से हम लोग लाइट लें तो आपको उसी लाइट में क्या दिखाई देंगे, हजारों करोड़ों छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई पड़ेंगे। तो यहीं पर बोलते हैं कि ये है स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल्स है उनकी एक धारा के रूप में जो है ये सब के सब जो है वो बहते दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी, और यही आपको पढ़ना है, यही आपको लिखना है, यही आपको सीखना है। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी क्या कह रहा है, कह रहा है रिकॉन्सोइल, मतलब सबको एक साथ कर लिया, रिकॉन्सोलिडेटेड, एक साथ सबको आपस में मिला लिया, बोथ थ्योरीज, दोनों थ्योरीज को। क्या? लाइट इज नाइदर स्लेवली अ वेव, ना पूरी तरह से ये वेव है, नॉर पार्टिकल, ना ही पूरी तरह से क्या है ये पार्टिकल है, बट प्रोसेसेस आर डुअल नेचर, लेकिन जो इनका प्रोसेस है या पजेसेस है, जो मतलब इनको कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, डुअल नेचर का कहा जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं
सुबह नेचर कुछ और, शाम को नेचर कुछ और, या क्लास में एंट्री किए तो नेचर कुछ और, थोड़ी देर बैठे गाना वाना गाए नेचर कुछ और, है ना। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, डुअल नेचर। एक इंसान का कैसा नेचर है, डुअल नेचर। जैसे आपको अरे यार इनको तो हम समझ ही नहीं पाए, कभी गुस्सा कभी कुछ, है ना। तो कभी खुश है कभी गुस्सा है, तो डुअल नेचर। तो लाइट ऑल्सो हैव अ डुअल नेचर। लाइट क्या होती है बेटा, ये भी डुअल नेचर की होती है ना। बेटा ये सब टॉपिक के ऊपर ही हम लोग बात कर रहे हैं, किसी चीज को बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। अब जो हमें लाइट वगैरह जो दिखाई देती है, ठीक है, जो हमें लाइट वगैरह दिखाई देती है, अब उसके बारे में बात करते हैं। और यहां से बेटा ये समझना, कोई सा भी आप जीवन में भी पेपर दोगे, आज नहीं 10-20 साल बाद, 20 साल बाद क्या ही पेपर दोगे, लेकिन मान लो कोई भी आप पेपर दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, पीसीएस दे रहे हो, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी एनीथिंग एल्स, इससे आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पक्का देखने को मिलेगा, मेरी गारंटी है। मैं आपको दिखा भी सकता हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, देखो पहले समझ लो उसको क्या है। ये लिखा हुआ इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड, ध्यान देना, जैसे मान लो रिमोट है, रिमोट में ये लगा हुआ, इसे बोलते हैं IR ब्लास्टर, इंफ्रारेड ब्लास्टर। इसे से निकलती है इंफ्रारेड रेज, जो कि हम और आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको देखना है तो आप इसके लिए क्या करोगे, रिमोट उठाना, बटन दबाना, और वीडियो कैमरा, फोन के वीडियो कैमरा में इसको कैप्चर करना। तो जितना बटन दबाओगे तुम चेंज हो जाना, जितना बटन, अब इसको देखोगे जाकर के, तो जितना मैं बटन पुश कर रहा हूं उतना बार ये क्या है, ब्लिंक कर रहा है। क्यों, ये इंफ्रारेड है, हमारे और आपके आंखों की फ्रीक्वेंसी से नहीं दिखता है, इसको हम लोग इनविजिबल लाइट मानते हैं। क्या मानते हैं, इनविजिबल लाइट। बेटा आप कोई भी रिमोट देख लोगे, एनीथिंग, कोई भी रिमोट, जैसे मान लो ये रिमोट है, इसमें देखो ये लगा IR ब्लास्टर, कोई सा भी आप रिमोट देखोगे, कोई भी, इवन कई फोन ऐसे होते हैं जिसमें IR ब्लास्टर लगा होता है, जैसे मान लो ये रिमोट है ना, इसमें देखो ये IR ब्लास्टर, एक और रिमोट रखा होगा फिलहाल ये है IR ब्लास्टर। सारे रिमोट में ये लगा होता है ताकि हमारे जो अप्लायंसेस हैं उसको क्या कर सके, हम लोग चला सके, है ना। ये रिमोट की फ्रीक्वेंसी और हमारे अप्लायंसेस की फ्रीक्वेंसी को मैच कराने के काम में आते हैं। फोन वगैरह भी बहुत से लोगों के पास होता है, उसमें IR ब्लास्टर होता है ना। मतलब मान लो AC वगैरह है, फोन से कनेक्ट कर लिया, अब रिमोट नहीं है, फोन से ही काम कर लिया अपना, तो वो क्या होता है हमारा IR ब्लास्टर, इंफ्रारेड जो ब्लास्टर होता है उसमें लोग बोलते हैं IR ब्लास्टर, ठीक है। ये हमें नहीं दिखेगा, हमें देखने की जरूरत भी क्या है। मान लो मुझे चेंज करना है, मैंने रिमोट उठाया, मैंने बदला, मेरे रिमोट से फ्रीक्वेंसी निकली और इस मशीन की फ्रीक्वेंसी से मैच करी, उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अच्छा, इससे पहले ये है बेटा माइक्रोवेव, ये भी हमें नहीं दिखाई देती है। माइक्रोवेव, आपके किचन वगैरह में माइक्रोवेव ओवन होता है खाना बनाने के लिए, खाना गर्म करने के लिए, आलू उबालने के लिए। एक ऐसा आपने माइक्रोवेव ओवन देखा है, किचन में रखा रहता है, इसके अंदर प्लेट में जो भी आपको पिज्जा वगैरह पकाना है डाल दो, मस्त टाइमर लगा दो और 10-15 मिनट बाद पिज्जा तैयार, है ना। मेले भी लेना, अकेले मत खाना, ठीक है, अगर तैयार करना तो, है ना। अगर आपने आज तक नहीं देखा है बेटा माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है, तो आज घर जाना, घर वालों से पैसे ले लेना और एक माइक्रोवेव ओवन खरीद लेना, फिर उसमें पिज्जा बनाना और कल मेरे लिए भी लेकर के आना, तब बताना सर ऐसे ऐसे मैंने किया तो ऐसे काम हुआ। ज्यादा महंगा नहीं मिलता है, 6-7 हजार से शुरुआत हो जाती है, ठीक ठाक माइक्रोवेव ओवन मिल जाता है, ठीक है। चलो समझ में आ रही बात, तो एक बार आप बताना कि कैसे हुआ, फिर हमें बता देना। अगला है रेडियो वेव, इसको तो सब लोग जानते हैं, रेडियो नाम सुना है फोन में, अब रेडियो नहीं आता है, पहले रेडियो भी आता था फोन में। रेडियो वेव बेटा बहुत दूर फ्रीक्वेंसी अगर हमें पहुंचानी है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव का। जैसे मान लो एक आपने देखा होगा पुलिस वालों के हाथ में एक ऐसा वॉकी टॉकी सा रहता है ना, ऐसे वॉकी टॉकी सा, वो बटन दबाते हैं, बोलते हैं हाँ चोर यहाँ से मेरी पिस्टल चुरा के भाग गया है, आगे जाकर के नाश्ता कर रहा है, मैं भी वहीं खड़ा हूं, आप उसको पकड़ लें। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब हैं, बलरामपुर से वो गोंडा आ रहे हैं, तो जिस चौराहे पे पहुंचते हैं फिर बताया जाता है अब इस चौराहे पे पहुंच गए, इस चौराहे का रास्ता बंद कर दीजिए, जज साहब को जाने दीजिए, है ना। तो ये क्या है हमारे पास में, रेडियो वेव। और बेटा ये जो सारे आपको वेव्स दिख रहे हैं
ये इनविजिबल होते हैं। ना तो आपको बेटा इंफ्रारेड दिखाई देगा, है ना ही आपको क्या दिखाई देगा, माइक्रोवेव दिखाई देगा, और ना ही आपको क्या दिखाई देगा, रेडियो वेव दिखाई देगा, है ना। और उसके बाद आता है विजिबल लाइट। ये देखो, ये विजिबल लाइट है जिसमें आपने 7 कलर याद करा होगा, है ना, विविग्योर करके याद करा होगा, हम लोग इसको आगे याद भी करेंगे, है ना। विविग्योर करके याद करा होगा, वायलेट होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, सब याद करेंगे। विजिबल लाइट इतने में ही होती है। इसके बाद फिर क्या आती है, अल्ट्रावायलेट। मोस्टली ब्लू लाइट को अल्ट्रावायलेट लाइट बोलते हैं। ब्लू लाइट है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट। आप कभी क्या कहते हैं, ब्लू लाइट हो कहीं पर, उसके नीचे जो है वो कोई रेड कलर की चीज रखोगे तो वो अलग ही कलर में दिखाई देने लग जाएगी, है ना, कलर मिक्स होकर के। तो जो अल्ट्रावायलेट होती है ये ब्लू कलर की लाइट को बोलते हैं। इसके बाद ध्यान देना, ये आती है सारी खतरनाक वेव, इसे हम लोग बोलते हैं एक्स रेज। एक्सरे कराया है गांव वाले क्या बोलते हैं, एक्सरा कराएं कुछ निकरा नहीं, है ना। गांव में मतलब रिलेटिव है तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बहुत सारी जांच वगैरह करा ली, बहुत पैसे भी लग गए, और मतलब शायद उनको कुछ प्रॉब्लम थी, अल्सर वगैरह, तो डॉक्टर ने बताया कैंसर हो सकता है, बट उन्होंने पैसे वैसे लगा दिए अच्छे खासे, लगा 60-70 हजार रुपए चेकिंग, मतलब सिर्फ चेक में करने लगा दिए। कुछ नहीं निकला तो क्या रही है, 70 हजार रुपये लागा और कुछ निकला भी नहीं। अरे कुछ नहीं करिया हो, ये सही है, इनका पैसे भी लग गए और कुछ निकला भी नहीं, है ना। तो समझना, एक्स रेज खतरनाक वेव्स हैं। आप लोग जब हड्डी वगैरह टूटती है तो एक्सरे कराते हो ना, सोचो स्किन के अंदर वो रेज घुसती है और प्लेट पर आ जाती है ना। हाँ, हड्डी को नहीं पार कर पाती है, लेकिन क्या हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचाती होंगी, बिल्कुल नुकसान पहुंचाती है। इसलिए कहा जाता है ज्यादा एक्सरे कराने से हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। गामा रेज और खतरनाक है। गामा रेज जब कहीं से रेडिएशन निकलता है, जैसे आपने सुना होगा जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए, है ना, उससे क्या हुआ, वहां के लोग अभी भी लगभग 1945-46 की बात है, हमारे 70-80 साल हो गए, अभी भी वहां के लोग मतलब अपाहिज ही हो रहे हैं। किसकी वजह से, रेडिएशन। कौन सा रेडिएशन, गामा रेज रेडिएशन। तो सबसे खतरनाक गामा रेज, उससे कम खतरनाक एक्स रेज, है ना। और फिर उसके बाद बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट अभी मान के चलो कि स्किन कैंसर तक ही हो सकता है, बाकी कोई ज्यादा खतरनाक नहीं, अल्ट्रावायलेट। और हमारे लिए विजिबल जो है वो फायदेमंद है, देख सकते हैं। इससे इधर आओगे भाई, इंफ्रारेड, ये हमारे लिए जाहिर सी बात है फायदेमंद है, ना होता तो हम किसी चीज को रिमोट से कैसे चलाते, रिमोट वाली गाड़ी। फिर माइक्रोवेव, अभी आप लोग खरीदने ही वाले हो आज, है ना, तो ये भी काम ही आ जाएगा पिज्जा वगैरह बनाने के, ठीक है। रेडियो, ये ना होता तो पुराने जमाने के लोग रेडियो कैसे सुनते हैं, है ना, या अभी हम लोग वॉकी टॉकी पे बात कैसे कर रहे होते हैं। मेरी बात आ रही समझ में आपके। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारे और आपके लाइट से ही संबंधित है ना। अब इसमें देखो नीचे लिखा क्या है, जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो पूछा जाता है, ये है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की रेंज क्या होती है, 10⁻⁻5 मीटर टू 10⁻⁻7 मीटर। इससे पहले ध्यान देना, जो हमारे पास में रेडियो क्या कहते हैं, रेडियो वेव है या जो इंफ्रारेड है, रेडियो वेव किस किस के बीच में लाई करता है, 10⁻³ से 10⁻5। और उसके बाद 10 की पावर नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइक्रोवेव, है ना। और 10⁻³ से लेकर के 10⁻³ तक हमारा रेडियो वेव, 2-4 वेव्स जो है वो और इसमें काम करते हैं। समझ गए। इधर वाली वेव सबसे खतरनाक, कई बार पूछी गई है, एक्स रेज 10⁻⁹, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास में गामा रेज होती हैं 10⁻⁻, क्या कहते हैं 19, 20 ऐसे करते करते चलती है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ध्यान से समझो, ये आपके इसी वेव के अंदर आती हैं। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे पंखा हो गया और लाइट वगैरह हो गया, ये सब भी वेव निकालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारे वेव जो है वो इसके अंदर काउंट होती हैं, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं। समझ में आई इतनी बात आपको, ठीक है। अगला ध्यान देना, ये देखो, इधर हमने देखा था लॉन्ग रेडियो वेव, है ना, किस काम में आता है, ब्रॉडकास्टिंग, किसी चीज को ब्रॉडकास्ट करने में। मतलब जैसे मान लो टीवी है आपके घर में,
छत पे एक छतरी लगा होगा, है ना, गोल गोल सा चक्कर सा, वो कहीं से नहीं कनेक्ट है, बस उसने ऐसे मुंह आपने ऐसे घुमा देना है, उसके सैटेलाइट जहां होगी वो रेडियो वेव वहां से कैप्चर करके, उसमें एक छोटा सा माइक जैसे टाइप लगा होता है, उसी में कैप्चर होता है, फिर आप उसमें साथ निभाना साथिया और पता नहीं कौन कौन सा चैनल उसमें सीरियल देखना शुरू करते हो। पाकिस्तान आजकल तो हिंदुस्तान वाले पाकिस्तानी सीरियल बहुत देखते हैं, है ना, तो उसमें आप पाकिस्तानी सीरियल वगैरह देखते हो, है ना। एयरक्राफ्ट में मैसेजेस भेजने के काम में आता है, ठीक है। एंड मरीन मतलब समुद्रों में भाई जहां फोन नहीं लगता है वहां क्या होता है, रेडियो वेव से हम लोग मैसेज भेजते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब क्या कहते हैं, कुछ टाइम बाद जब फोन वगैरह में सिम है ये सब ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि चीजें जब महंगी होंगी तो क्या होगा, उसका कोई अल्टरनेट निकाला जाएगा। तो जब ये चीज खत्म हो जाएगी तो लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, रेडियो वेव का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा उसमें क्या है, उसमें आपको किसी का नंबर नहीं डायल करना है, उसमें चैनल होते हैं, बैंड होता है, जैसे आपने सुना होगा 98.3 रेड एफएम बजाते रहो, ऐसे करके ब्रेक आता है, मतलब 98.3 रेड एफएम का एक बैंड है। इसी बैंड विड्थ पे जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको इस पे जो गाने हैं वो सुनाई देने लगते हैं। आपने पुलिस वालों को कभी नहीं देखा होगा कि वो डायल कर रहे हैं उसमें तब बोल रहे हैं, है ना। उन्होंने क्या करना है, खाली बटन दबाना, उनको बोल देना है, क्योंकि उनका जो वायरलेस है या जो रेडियो वॉकी टॉकी है वो दूसरे वॉकी टॉकी पे क्या है, श्रिंक है एक तरह से, ठीक है। तो उन्हें जो है बटन वगैरह नहीं दबानी होती है और उन्हें और कुछ नहीं करना होता है ना। दैट इज कॉल्ड वायरलेस कनेक्शन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायरलेस कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो शॉर्ट वेव्स जो बहुत कम दूरी के लिए काम करती है, जैसे हम लोगों ने माइक्रोवेव देखा था, इंफ्रारेड वेव। अब जैसे रिमोट है, ऐसा तो है नहीं कि मैं यहां से लेकर के रानी बाजार में कोई चीज होगी तो हम उसको ऑन कर देंगे, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो पाएगा ना। शॉर्ट वेव्स हैं, थोड़े टाइम के लिए काम करती, थोड़ी दूर के लिए काम करती हैं शॉर्ट वेव्स। अब जैसे मान लो एसी इधर लगाए, इधर करके दबाओगे तो थोड़ा ना ही काम करेगा, नहीं पकड़ेगा ना, है ना। इसीलिए जब मतलब कभी कभी हम लोग जब कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो उसमें आप लोग शायद ही कभी देखते हो, वेव्स का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। दो तरह से कनेक्शन हो सकता है, मान लो ये रिमोट है, एसी है। अब रिमोट टू एसी, एसी टू रिमोट कनेक्शन एक हो सकता है आईआर मतलब इंफ्रारेड, दूसरा क्या हो सकता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ तुम इस रूम में ना रहो, तुम विदेश में रहो, विदेश में ज्यादा बोल दिया यार, मान लो कहीं थोड़े दूर रहो, तुम वहां से दबाओगे ना फिर भी वो काम करेगा। स्मार्ट एसीज जो होते हैं उसमें और आपके फोन में और या उनके रिमोट में ब्लूटूथ कनेक्शन दिया जाता है कि ब्लूटूथ कहीं भी, जैसे मान लो ब्लूटूथ स्पीकर इस रूम में रख दो, आप रूम के बाहर चले जाओ, वहां से बटन दबाओगे फिर भी वो बोलेगा, उसको जरूरत नहीं कि सामने आप लेकर के चलो। बट इंफ्रारेड जब रेस सामने सामने जो है, जब आमने सामने होते हैं तभी जो है ये काम करते, तो काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टेड वेव है। फिर माइक्रोवेव अभी आप लोग खरीदने वाले ही हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आते हैं हमारे मिलीमीटर्स वेव, है ना, ये जो हमको दिखाई देते हैं ये वो सारी वेव्स हैं, ठीक है, अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इंफ्रारेड है, फिर उसके बाद क्या है बेटा, विजिबल है, फिर अल्ट्रावायलेट है ना, और फिर ये क्या है हमारे एक्स रेज, और फिर ये है गामा रेज, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव, क्या बोलते हैं, गामा रेज या रेडियो एक्टिव बोलते हैं। मेरी बात आ रही समझ में, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। एक चीज और इसको पढ़ लेते हैं फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। देखो समझना, अगर हम लोग बात करें वायलेट कलर, तो बेटा इसकी वेवलेंथ होती है 380 से 450 नैनोमीटर, 380 टू 450 नैनोमीटर। ये बेटा कम है वेवलेंथ, इसको हम लोग मान सकते हैं कम है। जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी है 668 टू 789 टेराहर्ट्ज। आपने सुना होगा चिट्टी स्पीड 2 टेराबाइट ऐसे करके सुना होगा, वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी आपको बताता है ना, 2 टेराबाइट या 2 टेराहर्ट्ज। समझना ये आपकी जरूरत की चीज नहीं है। ब्लू कलर की वेवलेंथ थोड़ी इससे जो है वो ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी इससे कम हो जाएगी। इसमें आपको दो चीज समझनी है, वायलेट की जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, सबसे ज्यादा। रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया आपके, सबसे कम। और यही एमसीक्यू में पूछा जाता है, 100% पूछा जाएगा, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। वायलेट कलर पे बताएंगे अभी आगे, डिपेंड करेंगे तो बताएंगे कि चूंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, इसलिए बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा करता है। दो चीज इससे पूछा जाता है, एक फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है,
तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपके इनकी होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेड कलर वालों की होती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ ज्यादा। मेरी बात आ रही समझ में? इस चीज को नोट कर लेना, फिर हम लोग अगली क्लास में इसके बारे में हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे, ठीक।